183। आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड रहने वाला है BANS 183। आज इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें खास तौर से आपकी पूरी बुक यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने इसकी पूरी क्लास भी पढ़ा रखी, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर आप चैनल पर जाओगे ना, तो अगर आप चैनल पर गए ना, तो यहाँ पर चैनल पर जाने की वजह से होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है। कम्युनिटी में जाओ, कम्युनिटी में मैंने यहाँ पर BNS 183 का क्लास दे रखा है। यहाँ पर भी जाकर के आप कम्युनिटी में से भी जरूर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जैसे कम्युनिटी में आप ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ठीक है। वैसे आज इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट आ सकता है, ऐसा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें अगर वैसे मैं बात करूं तो टोटल 10 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर ब्लॉक 1 में है और आपका जो 5 चैप्टर है वो ब्लॉक 2 में है। टोटल कुल मिला के 10 चैप्टर हैं। अगर मैं बताऊं, एग्जाम भी अगर एग्जाम में देखोगे तो उसमें भी लगभग 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो यानी लगभग हर चैप्टर में से क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर से शुरू कर लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर देखिएगा, हमारा जो पहला चैप्टर देखिएगा पर्यटन का परिचय, ठीक है। पहला चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है, पर्यटन। यानी पर्यटन क्या होता है भाई? पर्यटन तो वही था ना, जब हम लोग कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं नॉर्मल वे में, तो हम इसी को कह सकते हैं पर्यटन है। तो खास तौर से हम देखेंगे पर्यटन क्या होता है। पर्यटन का इतिहास क्या है, पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास, या पर्यटन मानव विज्ञान यानी मानव विज्ञान और पर्यटन की परिभाषा या अवधारणा क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, पहला और दूसरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसी को लेकर के ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिएगा मानव विज्ञान और पर्यटन, अवधारणा एवं परिभाषा। तो सबसे पहले देखिएगा मानव विज्ञान को परिभाषित करना है, यानी मानव विज्ञान क्या है। मानव विज्ञान समय और स्थान यानी में मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है। यानी मानव विज्ञान क्या होता है, जिस विज्ञान में हम मानव का अध्ययन करते हैं वही तो मानव विज्ञान है भाई मेरे, ठीक है। मूल समय से भूवैज्ञानिक समय के मापन को दर्शाता है। इसमें देखो, मानव विज्ञान में हम मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास और मानव की भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान में क्या होता है, मानव की उत्पत्ति यानी मानव का जन्म कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, एक एक मानव से दूसरे मानव यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में किस प्रकार से भिन्नता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान। यानी जिसमें मानव की उत्पत्ति कैसे, उसने जन्म कैसे लिया, या मानव का ओरिजिन यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई, मानव का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी मानव का धीरे धीरे जो विकास होता है कैसे होता है, एक मानव से दूसरे मानव में जो विभिन्नता होती है, जो डिफरेंस होता है, इन्हीं चीजों के जब अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान कहते हैं। यानी कह सकते हो कि मानव विज्ञान पुरानी संस्कृति के साथ साथ वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का अध्ययन करता है। यानी जो मानव विज्ञान होता है वो पुरानी संस्कृति के साथ साथ हमारी जो वर्तमान संस्कृति है उसके साथ उसका भी क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। मानव विज्ञान केवल मानव के किसी विशेष पहलुओं के ध्यान से अध्ययन रखता है, जैसे कि यानी मानव विज्ञान जो होता है मानव का इतिहास, मानव का अतीत, इनसे संबंधित जो विज्ञान है उसी को हम कह सकते हैं कि मानव विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। हम अध्ययन क्या करते हैं मानव विज्ञान में, खास तौर से मानव विज्ञान में जो किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो भाई में मानव विज्ञान में हम मानव का अतीत क्या है यानी मानव का इतिहास क्या है और मानव का वर्तमान क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। भाई मानव का शुरुआत कैसे हुई, मानव कैसे बना है, मानव का अतीत क्या है यानी उसका इतिहास क्या है, और खास तौर में दूसरा क्या करते हैं, मानव का वर्तमान क्या है, प्रेजेंट टाइम में मानव कैसा, उसका अध्ययन किया जाता है। मानव की उत्पत्ति कैसे यानी मानव का ओरिजिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और मानव का विकास। और कह सकते हो कि फिर मानव के अलग अलग रूप क्या है, या एक मानव से दूसरे मानव में किस प्रकार की भिन्नता आती है, इन चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, मानव विज्ञान में, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं। तो भाई मानव विज्ञान का अगर हम अध्ययन की बात करें तो उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, तो जैसे खोजों के द्वारा किया जाता है, या जो कहानियां हैं उनके जरिए क्या किया जाता है कि मानव विज्ञान का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका, मानव विज्ञान में। पर्यटन क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा सा पर्यटन को देख लेते हैं। पर्यटन की परिभाषा देखिएगा। पर्यटन एक लंबा इतिहास है, मानव जाति की संस्कृति में व्याप्त है। यह समकालीन लोगों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है। यह दुनिया के प्रमुख उद्योगों में से एक है, यानी क्या पर्यटन एक प्रकार का क्या उद्योग है, ठीक है। विकासशील देशों ने
तीसरी दुनिया के कई राष्ट्रों के लिए एक विकास का साधन है। ठीक है, स्मिथ ने अपनी पुस्तक में बताया है कि कहा है कि पर्यटन को एक अस्थायी रूप से कार्यान्वित व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यानी पर्यटन एक प्रकार का क्या है, उद्योग है। क्या कहते हैं, पर्यटन। देखो पर्यटन क्या था, पर्यटन यानी अवकाश का समय प्लस विवेकधीन आय। नहीं कह सकते कि जब भाई छुट्टी उट्टी होती है तब लोग क्या कर घूमने जाते हैं। पर्यटन क्या है, यानी पर्यटन एक प्रकार से जैसे अवकाश का समय, जब छुट्टी होती है तभी तो लोग पर्यटन करने जाते हैं ना, घूमने फिरने जाते हैं ना, तभी तो कोई जाता है, वैसे कहा जाता है ना। और विवेक धीन समय, यानी हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हम कुछ सीख सकते हैं। और आय क्या है, पैसा लगाते हैं। पर्यटन से क्या होता है भाई, मुनाफा भी तो होता है, पैसा भी मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखते हैं बाहर के लोग खूब सारा घूमने फिरने आता है, तो देखते नहीं कि हमारे देश को कितना सारा फायदा होता है, हमारी सरकार को फायदा होता है, धन पैसा भी बहुत मिलता है ना। सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति, यानी हमारे जो प्लेस होते हैं, जैसे हमारे स्थानीय प्लेस हैं, उन पर भी लोग घूमने फिरने आते हैं, इसकी भी क्या होती है, स्वीकृति बढ़ती है। देखो स्मिथ के अनुसार किसी व्यक्ति के पास समय और विवेकधीन आय, यानी भोजन, कपड़े, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन आदि जैसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं वस्तुओं के लिए आवश्यक आय नहीं है। पर्यटन के पक्ष में सकारात्मक संस्कृति स्वीकृति एक व्यक्ति है, यानी पर्यटन एक प्रकार से कह सकते हो कि हमारा आय का भी साधन हो सकता है। दूसरा, अवकाश का जो समय, यानी जब लोग छुट्टी होती है तब उस समय क्या घूमने फिरने जो जाते हैं, इसके हम इस ग्रुप में हम कह सकते हैं कि पर्यटन को कहा जा सकता है। ठीक है, पर्यटन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक पर्यावरण के साथ साथ पर्यटन का उद्योग का भी अध्ययन करते हैं। यानी पर्यटन एक प्रकार का क्या है, उद्योग है, इंडस्ट्री है भाई मेरे। पर्यटन क्या है, एक प्रकार का हमारा उद्योग है। ठीक है, जैसे हम कंपनी लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसी प्रकार से पर्यटन भी क्या करता है, हमें मुनाफा करता है। देखा होगा ना, जैसे गोवा हुआ है, अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो जो पर्यटन से ही सारा पैसा कमा रहे हैं। ये पर्यटन उनके लिए बहुत बड़ा एक जरिया बन गया है, तो वहां से बहुत सारा पैसा आता है ना। तो पर्यटन क्या, एक प्रकार से हम इसको ये प्रकार से कह सकते हो कि भाई मेरे बहुत ज्यादा पैसे की एक पर्यटन के चार तत्व होते हैं। जैसे पर्यटन यानी यात्रा की मांग, यानी पर्यटन में क्या होता है, लोग यात्रा करते हैं ना, देखते नहीं पर्यटन में एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते नहीं, यात्रा नहीं करते हैं, यात्रा होती है। दूसरा, पर्यटन मध्यस्थता होती है। जैसे हम लोग कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं तो उसमें पर्यटन में कोई ना कोई मीडिएटर नहीं होता। जैसे तुम्हें कहीं घूमने फिरने जाना है तो तुम्हारा कोई ट्रेवल एजेंट होगा जो भाई मेरे टिकट उकट बुक करेगा, तुम्हारा होटल होटल बुक करेगा, वही तो पर्यटन मध्यस्थता। गंतव्य प्रभाव, यानी जहां तुम लोग जैसे हम अगर हम लोग कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, वहां का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है ना भाई। अगर तुम कश्मीर गए, कन्याकुमारी गए, या मान लो तुम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमने फिरने गए, पर्यटन करने गए हो, तो वहां जो चीजें तुम देखोगे देखोगे उसका प्रभाव तो हम लोगों पर पड़ता है ना। ये तो सबको पता है ना कि हम लोग कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं तो उसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ता ही है। ठीक है, गंतव्य प्रभाव, प्रभाव की सीमा, यानी देखो हम कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, उसका जो प्रभाव पड़ता है उसकी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं भाई 100% आप पर प्रभाव पड़ जाएगा, कुछ लिमिटेड प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। यानी पर्यटन के क्या है, चार प्राथमिक तत्व हैं। पर्यटन में चार चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, यही हमें कहीं यात्रा करना का मन है, कहीं पर घूमने का मन है, तो वही तो पर्यटन होता है। पर्यटन में कोई न कोई मध्यस्थता करेगा। गंतव्य का प्रभाव होता है, यानी जब हम कहीं पर जाते हैं उसका भी हमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और कह सकते हो कि हम लोग जहाँ पर पर्यटन करते हैं उसकी सीमा का भी हमें क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कि अगर हम कहीं पर किसी भी पर्यटक स्थल पर अगर हम लोग गए हैं, कोई भी हमारा, अगर कह सकते हो कि हमारा जो पर्यटक स्थल होता है, जहाँ जहाँ पर भी हम घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास क्या है। अगर हम बात करें पर्यटन जो मानव विज्ञान है ना, ये बहुत लंबा इतिहास, इसका इतिहास रहा। देखिएगा, पर्यटन मानव विज्ञान जो 1960 और 1970 के दशक में एक अलग रूप से इसका काम किया। देखो पर्यटन मानव विज्ञान को पहले अलग से नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता था या स्टडी नहीं होती थी, लेकिन कह सकते हैं 1960 और 1970 के दशक में अगर आप देखोगे, यानी 60 यानी 60 और 70 के दौर में अगर आप देखोगे, तो इसको एक अलग विषय के रूप में पर्यटन का अध्ययन हुआ। अकादमिक यानी जो हमारी खास अकादमिक यानी एक स्टडी के रूप में, यानी जैसे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक मानव शास्त्र में, दोनों में अपेक्षाकृत एक नई शाखा है। पर्यटन मानव शास्त्री का अध्ययन 1970-1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। यानी कह सकते 1970-1980 के दशक में कह सकते कि पर्यटन मानव विज्ञान का अध्ययन शुरू, यानी स्टडी इन चीजों में शुरू होती है। जैसे जब वेन स्मिथ हैं, ठीक है, क्रिक है, ठीक है, नैसे हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया है, एरिक कोहेन है, ये क्या है, पर्यटन मानव विज्ञान शास्त्री हैं, इन लोगों ने क्या कहते हैं, इसका अध्ययन शुरू किया।
अन्य ने अपने योगदान से इस क्षेत्र को अन्य लोगों को ध्यान आकर्षित किया। पहले मानव वैज्ञानिक इन विषयों की जांच करने के लिए अनिच्छुक हो सकते थे, क्योंकि पर्यटन को मानव शास्त्रियों ने खुद ही करीब से माना था कि किसी देखो पर्यटन में पहले तो बहुत ज़्यादा शोध-वोध नहीं होता था, ठीक है? अगर हम लोग पहले पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में पहले बहुत ज़्यादा खोज-वोज नहीं होती थी, ठीक है? पर्यटन में या उसको एक अलग विषय के रूप में या उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होती थी अगर पहले की बात करें। लेकिन कह सकते हैं 1960 और 1970 के दशक में अगर आप देखोगे कि पर्यटन में धीरे-धीरे अगर आप देखोगे खोज होने लग गई, ठीक है? एक दशक बाद जब इस पुस्तक का दूसरा संस्करण मुद्रित होता था, पर्यटन मानव विज्ञान अधिक लोकप्रिय हुआ, ठीक है? और व्यवहारिक क्षेत्र में भी इसका अध्ययन होने लगा, वैध माना गया। देखो, पहले पर्यटन उतना बड़ा सेक्टर नहीं था या इस पर स्टडी नहीं होती थी। लोग घूमने-फिरने जाते थे, लेकिन इसे एकेडमिक रूप में या पढ़ाई के लेवल पर या एक शोध विषय के रूप में पर्यटन को नहीं माना गया था। लेकिन बाद में कह सकते हैं 70 और 60 के दौर में क्या होता है कि पर्यटन एक अध्ययन के रूप में इसका शुरुआत होती है, ठीक है? पर्याप्त मानव शास्त्रीय वैधता हासिल करने में कह सकते हैं देखो अगर मैं पर्यटन की बात करूँ, पर्यटन पर जब पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ, पर्यटन मानव विज्ञान अब कई पहलुओं और विषयों का शामिल करता है। देखो, जब कुछ लोगों ने पर्यटन पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिया ना इन लोगों का ना, जैसे स्मिथ हैं, नैसे हैं, ठीक है? या कोहेन हैं, इन लोगों ने जब पर्यटन पर अध्ययन किया, स्टडी की और जब इनके आर्टिकल जो थे, यानी ये जो शोध करते थे, इनके जो आर्टिकल होते थे, जब समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में छपे, तो बहुत सारे लोगों का कह सकते हैं कि पर्यटन की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। यानी उन लोगों का भी ध्यान गया भाई मेरे कि पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। हाँ, वो लोगों का धीरे-धीरे इन लोगों ने क्या किया, अपना ध्यान आकर्षित किया। ठीक है? और कह सकते हैं 1982 में, 1977 में ऐसे कुछ काम हुए कि पर्यटन धीरे-धीरे कह सकते हो कि एक प्रकार से लोगों का आकर्षण का केंद्र बना। क्योंकि पर्यटन से कह सकते हो कि जब लोगों को लगा कि इससे पैसा कमाया जा सकता है। यानी पर्यटन एक प्रकार से कमाई का ज़रिया हो सकता है। देखो पर्यटन क्या था? आनंद का था या मौज-मस्ती का माना जाता कि भाई घूमना-फिरना तो क्या मानते थे लोग? मौज-मस्ती करना ये माना जाता था। लेकिन जब पर्यटन को हम लोगों ने एक प्रकार से कह सकते हो कि आर्थिक रूप से जोड़ दिया कि भाई पर्यटन से पैसा कमाया जा सकता है और पर्यटन क्या एक उद्योग बन गया। जैसे हम एक इंडस्ट्री नहीं लगाते, कंपनी नहीं लगाते, कंपनी हमको प्रॉफिट देती है। उसी प्रकार से जब पर्यटन एक प्रकार से उद्योग बना, तब कह सकते हैं कि जो पर्यटन था उसके बारे में रिसर्च होने लगी, उसमें शोध होने लगा या उसको लेकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगी या जो देश थे, जो कंट्रियाँ थी, उनको भी लगा कि हम पर्यटन को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर क्या करें, काम करें। ठीक है? धीरे-धीरे कह सकते हैं कि पर्यटन धीरे-धीरे कह कर के एक विषय के रूप में भी कह सकते हो और आगे चल कर के ये पूरा उद्योग के रूप में आगे स्थापित हो जाता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ इसमें पर्यटन में था नहीं जैसे, धीरे-धीरे इसमें चेंज आया और कह सकते हैं 1996-97 में कह सकते हैं कि पर्यटन अपने बहुत बड़े लेवल पर पहुँचा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कई सारे तो ऐसे देश हैं अगर आप देखोगे कि जो पर्यटन से यानी वहाँ पर लोग घूमने-फिरने आते हैं, टूरिज़्म इतना ज़्यादा है कि उसी से उनकी पूरे देश की जीडीपी चल रही है। ठीक है? या पूरी उनकी जो अर्थव्यवस्था उसी से घूम रही है। तो पर्यटन जब तक देखो पर्यटन जब तक घूमने-फिरने, मौज-मस्ती का विषय था, तब तक पर्यटन पर किसी ने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस पर रिसर्च भी नहीं होती, इस पर शोध भी नहीं होता था। लेकिन जब पर्यटन आर्थिक रूप से जुड़ा, भाई इससे पैसे मिल सकते हैं, आर्थिक ज़रिया बना, तब कह सकते हैं कि पर्यटन एक विषय के रूप में स्थापित होता है, एक स्वतंत्र विषय बना, यानी इंडिपेंडेंट इस पर शोध होने लगा, पर्यटन को। ठीक है? या उसको साइंस के रूप में हमने पर्यटन को माना, साइकोलॉजी के तौर पर हमने पर्यटन को देखा, ठीक है? जब इस रूप में आता है, नहीं तो पहले इस पर कोई शोध-वोध नहीं होता था, ठीक है? 70 और यानी 60 और 70 के दौर में कह सकते हैं कि पर्यटन एक विषय के रूप में स्थापित होता है और पर्यटन में जब आर्थिक चीज़ें, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें जुड़ती हैं, तब पर्यटन जो होता है एक विषय के रूप में इसमें स्टडी होना आरंभ होता है या शुरुआत होती है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन है आपसे पर्यटन ज़रूर पूछा जा सकता है, पर्यटन क्या होता है? पर्यटन की परिभाषा बताओ या पर्यटन का इतिहास क्या है? ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं, खास तौर से जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और हर चैप्टर से ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना। पर्यटन के प्रभाव कितना? भाई पर्यटन का तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है अगर हम लोग आर्थिक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है पर्यटन का, भाई पैसा बहुत मिलता है, सिंपल सी बात है। कहीं पर देखो, आज बताओ आगरा है, आगरा आगरा को यूपी सरकार को कितना सारा मुनाफ़ा होता है। ठीक है? कितना सारा प्रॉफ़िट हो रहा। अगर राजस्थान की बात करूँ, आप सब राजस्थान घूमने जाते हो, तो राजस्थान में जो किले-विले बने, राजाओं और महाराजाओं के जो किले-विले बने हैं, वहाँ पर लोग जो घूमने-फिरने जाते हैं, आर्थिक कितना प्रभाव पड़ता है।
सारा मैंने बताया नहीं, आर्थिक कितना रीजन है, कई सारे देश तो वैसे हैं कि जो पर्यटन से पैसा सारा कमा रहे हैं। उनकी पूरी जो जीडीपी है, जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी इकोनॉमी इसी से रन कर रही है। पर्यटन अगर उनके यहाँ से खत्म हो जाए तो उनके यहाँ पर कुछ है भी नहीं, ना तो उनके यहाँ पर खेती है, ना तो वहाँ पर उनके यहाँ उद्योग है। सिर्फ जैसे जैसे बहुत सारे देश है ना जो समुद्र के बीच में रहते हैं, उन सारे देशों में कुछ होता होता नहीं, सिर्फ पर्यटन दिखा रहे हैं, पर्यटन ही चल रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, अगर आप देखोगे थाईलैंड वाईलैंड जैसे नाम के देश, सुंदर सुंदर का थाईलैंड जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सा देश है ऐसे बताते हैं लोग ना, वहां घूमने जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर सिर्फ उद्योग यानी पर्यटन एक प्रकार का इंडस्ट्री बन गई है, और लोग घूमने फिरने आते, होटल बुक करते हैं, वहां पर पैसा खर्च करते हैं, ये पूरा क्या उसी से पूरा देश चल रहा है। ठीक है, यानी आर्थिक परिणाम तो इसका बहुत भयंकर लेवल पर रहा। और कोई भी चीज भाई मेरे पैसे से जुड़ जाए तो उस पर पूरा दुनिया टूट पड़ती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पर्यटन का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो आर्थिक परिणाम है, क्योंकि देशों की जीडीपी रन कर गई है, ऐसे इनकम बहुत ज्यादा हो रही। ठीक है, आर्थिक रीजन तो बहुत बड़ा है, आर्थिक परिणाम। ठीक है, दूसरा पर्यटन का जो प्रभाव पड़ा, समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भाई एक बताओ, अगर हमारे देश में लोग घूमने फिरने आते तो हमारी सभ्यता संस्कृति बाहर के लोग भी सीखते हैं ना। जैसे देखते नहीं कि भाई हमारे देश के लोग अमेरिका जाते हैं, या चाइना जाते हैं, यूरोप जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां जाते हैं घूमने फिरने, और वहां की सभ्यता संस्कृति सीख के आता है, और वहां की सभ्यता संस्कृति सीख कर आएगा, और सारा वेस्टर्न बन जाएगा, वो वेस्टर्न कपड़े पहनेगा, खान पान सारा बदल जाएगा। तो क्या था, हमारे समाज पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता, पर्यटन का क्या पड़ता है, हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, उस पर भी अगर आप देखो पर्यटन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, कहीं पर तुम घूमने फिरने जाओगे, वहां पर जैसे तुमको जो चीजें दिखाई देंगी तुम वैसा ही बन जाओगे। तो पर्यटन का अगर आप देखोगे सामाजिक आधार पर भी, यानी समाज, हम जैसे मान लो, तुम एक बात बताओ, जैसे तुमको मैंने भेज दिया भाई तुम अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में तुमने वहां पर अच्छा घूमा फिरा, वहां का जैसा समाज होगा आप वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, समाज पर भी क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सामाजिक परिणाम की अगर हम बात करें, ठीक है, पर्यटन का। दूसरा भाषा का, भाषा का तो भाई, भाषा का तो व्यापार ही हो जाता है भाषा का तो। भाई जैसे मान लो कि हमारे देश में लोग घूमने फिरने आएंगे तो हमारे देश की भाषा सीख करके जाएंगे। ठीक है, दूसरे का था, ऐसे तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि जहाँ पर्यटन होता है, जैसे आगरा में देखो, आगरा में बहुत सारे लोग अलग अलग लैंग्वेज सीख करके गाइड बन रहे हैं, पैसा ऐसा कमा रहे हैं, गाइड बन जाते होता नहीं। गाइड क्या होता है, गाइड यही है भैया लैंग्वेज सीख लो, दो चार पकड़ लो, और वहां के बारे में जान लो। अगर एक लोगों तो वैसे पता, वैसे झूठा बता देगा, बस लैंग्वेज सीखनी बस तुमको, यानी तुम्हारी नौकरी समझो लग गई। तुमने दो चार भाषा पकड़ ली, भाई जैसे अंग्रेजी सीख ली, स्पेनिश स्पेनिश सीख ली, या फ्रेंच सीख ली, या स्पेनिश सीख ली, फ्रेंच सीख ली, अंग्रेजी सीख ली, दो तीन भाषा पकड़ लो, चीनी उनी पकड़ लो, भाषा सीख ली, बस क्या होगा, तुम पर्यटन में लग गए, अब वहां तो गाइड बन गए। भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है पर्यटन में, तो लैंग्वेज का बड़ा वर्क है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे देश में कोई आगरा 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 देख ताजमहल घूमने आया है, तो भाई चीन का आदमी है, तो उसको चीनी में बताना पड़ेगा ना, हिंदी में थोड़ी उसको समझाओगे तुम। तो भाषा पर बड़ा प्रभाव है। ठीक है, भाषा के बिना पर्यटन रन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। भाषा का तो भाई सबसे बड़ा प्रभाव है। गाइड वाइड जो होते हैं ना, कहीं पर अगर तुम मान लो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमने जाओ, मान लो तुम चाइना घूमने जाओ, तो वहां पर भी चाइना के बहुत सारे लोग जिन्होंने हिंदी सीख रखी होगी, वो गाइड बने वहां पर घूम रहे हैं। तो गाइड क्या होता है, गाइड तो यही होता है, सिंपल सी बात हुई ना, कि आपको सारी चीजें, यानी छोटी छोटी बारीक बारीक बातें भी आपको आपकी भाषा में बता देता है, आपकी लैंग्वेज में बता है, फलाना चीजें है। ठीक है, क्या भाषा पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है पर्यटन का ना, लैंग्वेज पर। ठीक है, ये क्या था, प्रभाव थे। इसी के साथ हमारा सारांश हो गया, और पहला चैप्टर भी हमारे साथ समाप्त हो गया। और पहला चैप्टर से कह सकता हूँ कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको ध्यान से कीजिएगा। क्या है, चैप्टर नंबर 2 देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 क्या है, पर्यटक और पर्यटन। ठीक है, इसमें अगर मैं पर्यटक और पर्यटन की बात करूं तो खास तौर से पर्यटक और पर्यटन के प्रकार ये हो सकता है, या पर्यटक अध्ययन का इतिहास, ये दो ही पॉइंट है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं अगर आप देखोगे। ठीक है, तो देखिएगा, हम लोग इसको पर्यटन देख लेते हैं। पर्यटन देखिएगा, पर्यटन एक ऐसी संयोजक पद्धति है जिसमें आबादी सबसे दूर हो जाती है, यहाँ सभी रोजमर्रा के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम सामान्य जीवन का दिन कहते हैं, जहां हमारी भूमिकाएं के अनुसार कुछ निर्देशित गतिविधियां करते हैं, चाहे हम घर में हो या कार्यालय में हो। पर्यटन में हमारे सामान्य रोजमर्रा के सांसारिक जीवन से मिला एक आराम
जहाँ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्थान पर चलता है, वहाँ उस दिन का सामान्य दिनचर्या से संबंधित नहीं होता है। पर्यटन पर्यटन क्या होता है? जहाँ पर भाई हम लोग घूमने-फिरने जाते हैं, उसको पर्यटन बोलते हैं। जैसे मान लो तुम घूमने-फिरने गए हो, वहाँ गए हो, गोवा गए हो या तुम कश्मीर गए हो या मनाली-वनाली गए हो या मान लो कि तुम घूमने भाई विदेश में गए हो, किसी दूसरे देश में गए, तो तुम्हारा वो पर्यटन है। ठीक है? जो घूमने-फिरने जाते हो, वो हमारा क्या होता है? पर्यटन होता है। ठीक है? क्या होता है? वो हमारा पर्यटन होता है। ठीक है? जैसे छुट्टी समाप्त करने के बाद लोग ऊर्जा के साथ दिनचर्या को फिर से प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। नहीं, जब हम लोग कहीं पर घूमने-फिरने जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यटन बोलते हैं। ठीक है? जैसे कहीं पर घूमने-फिरने जाते हो, पर्यटन है। पर्यटक क्या होता है? पर्यटक जो घूमने-फिरने का उसको बोलते हैं पर्यटक। जिसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे भाई कोई घूमने जैसे मान लो कि तुम आगरा में हो, ठीक है? आगरा में रहती हो, ठीक है? तो वहाँ पर जो लोग घूमने फिर वो सारे क्या होंगे? पर्यटक होंगे। क्या होंगे? वो सारे क्या होंगे? भाई मेरे पर्यटक होंगे। जैसे मान लो कि तुम कश्मीर घूमने गए हो। क्या घूमने गए? तुम कश्मीर घूमने गए हो। तो क्या होगा? वो पर्यटक है। यानी जो वहाँ का अस्थायी निवासी नहीं है। ध्यान कब कहीं पर अगर कोई व्यक्ति आया है, अगर वहाँ का अस्थायी निवासी नहीं है, वह सिर्फ देखने, घूमने-फिरने आया, वो क्या होता है? पर्यटक होता है। क्या होता है? अस्थायी रूप से व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। वही तो पर्यटक होता है। यानी जिसका वहाँ पर घर नहीं है, लेकिन वहाँ क्या करने आया? घूमने-फिरने आया है, देखने चीज़ों को आया है। ठीक है? वहाँ की प्रकृति देखने आया है, वहाँ का नेचर देखने आया है, वहाँ की सभ्यता संस्कृति देखने आया है, वहाँ की विरासत देखने आया है। इन चीज़ों को अगर देखना है, वही क्या होता है? पर्यटक होता है। क्या होता है? पर्यटक। यानी जो घूमने-फिरने जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पर्यटक कहते हैं। ठीक है? यानी जो घूमने-फिरने जगह पर जाता है, उसको हम कह रहे हैं एक पर्यटक के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर, अपने व्यवसाय, सुख या अन्य कारणों से कम 24 घंटे के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह पर्यटक के रूप में जाना जाएगा। यानी अगर मान लो कि तुम अपने घर से निकल कर के 24 घंटे के लिए कहीं बाहर चले गए, यानी 24 घंटे बाहर हो या 60 किलोमीटर से अगर आप बाहर जा रहे हो, 80 किलोमीटर से अगर आप एरिया क्रॉस कर रहे हो, तो आप पर्यटक बन गए। यही पर्यटक है, देख रहे हो? कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर अगर आप घर छोड़ करके जैसे भाई लोग जाते नहीं 100-100 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वो सारा पर्यटक हो, तो पर्यटक बन गए हो। तो ये अपना घर छोड़ करके हम कहीं दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और थोड़ा एरिया लंबा डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर से ज्यादा है, तो आप क्या बन गए? पर्यटक। पर्यटक तो वही लोग भाई जो घूमने फिरने आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्यटक बोलते हैं। वही तो पर्यटक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यटक कहते हैं। ठीक है? अब देखिए ये पर्यटक पर्यटन और पर्यटक के प्रकार देखिएगा। पर्यटक के प्रकार, पर्यटक के क्षेत्र, अवधि, उद्देश्य, राष्ट्रीयता, मौसम, पर्यटक की संख्या के आधार पर विभिन्न रूपों से हम उसको बाँट सकते हैं। यानी पर्यटक कितने प्रकार के होते हैं, पर्यटक कितने-कितने प्रकार के होते हैं ना भाई, जो घूमने-फिरने आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो कितने-कितने प्रकार के होते हैं। इनको हम घरेलू पर्यटक भी कहते हैं ना, जैसे मान लो कि हमारे घरेलू भी पर्यटक होते हैं ना, जैसे मान लो कि हमारे ताजमहल है, ठीक है? ताजमहल है नहीं, आगरा में है, ठीक है? भाई ताजमहल को देखने अगर कोई कश्मीर का आदमी गया है, केरल के लोग गए हैं, ठीक है? या मान लो बिहार का कोई गया है, तो क्या होगा? घरेलू पर्यटक है। वो क्या है भाई मेरे? घरेलू पर्यटक है। ये अपना घरेलू मतलब हो गया क्या है? अपना देश का है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? घरेलू पर्यटक है। और मान लो कोई चीन से आया है, कोई जापान से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, क्या देखने? ताजमहल देखने आया है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं कि भाई मेरे वो अंतरराष्ट्रीय पर्यटक है। क्या है? वह इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोला? भाई मेरे अगर हमारे देश में कोई चीज़ है, जहाँ पर लोग घूमने-फिरने आते हैं, हमारा देश क्या है? हमारे देश का अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर घूमने-फिरने गया है, उसको घरेलू पर्यटक नहीं, जिसमें लोग देश के भीतर यात्रा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घरेलू पर्यटन। घरेलू पर्यटन यही है कि आप आगरा देखने जाओ, ताजमहल देखने जाओ, लाल किला देखने जाओ, कुछ भी देखने जाओ हमारे देश में जो है, तो आप घरेलू पर्यटक कहलाएँगे। लेकिन आप किसी दूसरे देश में गए हैं घूमने-फिरने, तो आप क्या होंगे? अंतरराष्ट्रीय पर्यटक हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे भाई? इंटरनेशनल पर्यटक बन जाओगे। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय अगर आपने यात्रा कर ली है, ये क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटक होता है। और पर्यटन किस लिए किया जाता है? देखो मनोरंजन के लिए पर्यटन किया जाता है भाई, एंटरटेनमेंट के लिए पर्यटन किया जाता है ना। पर्यटन क्यों होता है? पर्यटन का होने का कारण क्या है? तो पर्यटन क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए, ठीक है? पहला जो पर्यटन का कारण क्या भाई? मनोरंजन है। दूसरा पर्यटन का कारण चिकित्सा, जैसे लोग बीमार-उमार नहीं हो जाते, इलाज-उलाज कराने जाते हैं। तुमने देखते हैं कैंसर-वैंसर हो जाता, पता नहीं
कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने लोग अमेरिका अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं या अन्य देशों में जाते हैं। क्या है? ये चिकित्सा पर्यटन है। बीमार-उमार आदमी जो हो जाता है ना, वो जब दूसरे देशों में जाता है या अपने देश में ही जाता है। तुमने देखा ना कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं तो इसमें एम्स में आते हैं। दिल्ली में जो एम्स है या और कहीं अस्पताल में जाते हैं, जैसे पीजीआईजीएम जाते हैं, इसका है चिकित्सा पर्यटन है। यानी तुम बीमार हो गए हो और इलाज कराने बहुत दूर जा रहे हो, चिकित्सा पर्यटन है। रिश्तेदारों से भेंट करने का भी पर्यटन, जैसे आपके रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? पर्यटन हो जाएगा। रिश्तेदारों से जब हम भेंट हम लोग करते हैं, वो क्या हो जाता है? यह भी एक प्रकार का क्या होता है? भाई मेरे हमारा पर्यटन ही हो जाता है, कि जब हम लोग रिश्तेदारों से भेंट करने जाते हैं। दूसरा, कम दूरी पर विश्राम, जैसे मान लो कि तुम कहीं पर गए हो, कम दूरी पर विश्राम के लिए भी पर्यटन है। दूसरा, पेशेवर पर्यटन होता है। जैसे पेशेवर पर्यटन मतलब समझते हो? जैसे तुम कहीं पर नौकरी करते हो और नौकरी में जो तुम काम कर रहे हो, उस काम के रीज़न से तुम यात्राएँ करते हो प पेशेवर पर्यटन होता है। जैसे होता नहीं कि जैसे कोई नौकरी करते हो, तो तुम्हारी जो कंपनी कई सारे राज्यों में काम करी। जैसे तुम किसी कंपनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, तुम्हारी कंपनी बिहार में भी है, तुम्हारी कंपनी केरल में भी है, तुम्हारी कंपनी उड़ीसा में भी है, तुम्हारी कंपनी बंगाल में भी है। तो तुमको कंपनी का जो मालिक है ना, भाई बोलेगा यहाँ इस कंपनी में चले जाओ, वहाँ चले जाओ। इसके लिए जो तुम पर्यटन करोगे, क्या इसको हम क्या बोलते हैं? पेशेवर पर्यटन बोला जाता है। होता नहीं कि कोई लोग बता के भई वो कंपनी में क्या करते हो, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते रहते हैं। ठीक है? वो देखते रहते हैं। क्या है? ये पेशेवर पर्यटन होता है। होता नहीं देखा बहुत सारा जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है, उनमें तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि उस कंपनी का बहुत सारा जो प्लांट होता है अलग-अलग जगह पर लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो लोग एक एक से दूसरे जगह में जाते रहते हैं, चेक-वेक जो करते रहते हैं, ठीक है? ख़ास तो जैसे मार्केटिंग में होता है ना, मार्केटिंग में जाकर के ऐसे होता है, मार्केटिंग व्यापार में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे व्यापार, लोगों से जाकर के वो लेते हैं ना कि भाई आपको कितना माल लेना है, ठीक है? थोक रेट में जो व्यापारी होते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं। इस प्रकार के जो लोग घूमते-फिरते रहते हैं, वह पेशेवर पर्यटन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है? ये पर्यटन इस कारणों से क्या किया जाता है। प्रारंभिक पर्यटन के क्षेत्र क्या, जैसे घरेलू पर्यटन होता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, 2 प्रकार का पर्यटन है। और नंबर व्यक्तिगत पर्यटन, सामूहिक पर्यटन। व्यक्तिगत पर्यटन मतलब समझते हो? जब एक आदमी कहीं पर घूमने-फिरने गया हो, व्यक्तिगत पर्यटन है। सामूहिक पर्यटन ये पूरी फैमिली के साथ या आप ग्रुप के साथ गए हैं, ठीक है? जैसे ग्रुप के साथ जाओगे तो क्या हो जाए, समूह पर्यटन हो जाएगा। ठीक है? संगठनात्मक है, जो कई बार होता है ना संगठित, कई बार कंपनी-वंपनी पर्यटन कराने जाती है अपने एम्प्लॉयी को लेकर के, उसको क्या बोलते हैं? संगठित पर्यटन। या आपका कोई कंपनी संगठित या असंगठित पर्यटन भी होता है। जैसे आपका कोई जैसे मान लो कि दोस्त जब कहीं बार घूमने जाते हैं, वह असंगठित पर्यटन की श्रेणी में आता है। ठीक है? मौसम के देखो, पर्यटन क्या होता है, कई बार हम मौसम को लेकर भी पर्यटन कर, जैसे कहीं पर मौसम, जैसे मान लो कि तुम गर्मी का मौसम आ गया तो तुम ठंडी जगह पर घूमने जाओ। ठंडी का मौसम आ गया है तो जहाँ पर गर्मी पड़ती वहाँ पर घूमने जाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मौसम के अनुरूप भी पर्यटन बोला जाता है। ठीक है? जैसे अस्थायी और दीर्घकालिक, लंबे समय तक भी पर्यटन होता है, कम टाइम का भी पर्यटन है। कुछ-कुछ लोगों का लंबे-लंबे समय तक पर्यटन करते घूमते-फिरते हैं। कुछ लोग 2-4 घंटे के लिए भी पर्यटन होता है, या 1-2 दिन का जो पर्यटन होता है, और 15-20 दिन का भी पर्यटन होता है। यानी टाइम के अनुसार भी तो पर्यटन होता है, समय के अनुसार। परिवहन उपलब्धता के अनुसार, जैसे ट्रेन से पर्यटन, जैसे बहुत सारे लोग ट्रेन से पर्यटन करते हैं, बहुत सारे लोग हवाई जहाज से पर्यटन करता है, ठीक है? कुछ लोग पैदल पर्यटन करते होंगे, साइकिल मोटर से भी पर्यटन किया जाता है। घूमना फिरना तो किसी से भी किया जा सकता है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है, पर्यटन के कारण है। ये जितना दे रखा ना, आप इनको एक बार पढ़ लेना, और इनको जब पूछेगा ना तो इनको अच्छे से बना करके क्या करना है, लिख देना है। पर्यटन पर्यटन के प्रकार क्या है? पर्यटन जो होता है, जैसे हमारा तीर्थ स्थल है भाई, तो होता नहीं भाई, तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, या ये जो मंदिर-वंदिर देखने जाते हैं किसी का, जैसे जाते नहीं, ये धार्मिक पर्यटन खूब सारा होता है। अगर हमारे देश में तो बहुत होता है धार्मिक पर्यटन। तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक पर्यटन की श्रेणी में आते हैं ना। पर्यटन कौन-कौन से पर्यटन हैं? तो धार्मिक पर्यटन है। उसी प्रकार से ऐतिहासिक पर्यटन होता है, जैसे हमारे इतिहास की कोई विरासत है, लोग उसको देखने जाते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन होता नहीं भाई, वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पर्यावरण बहुत अच्छा है, उसके लिए भी लोग पर्यटन करने जाते हैं ना, कि भाई वहाँ की अलग-अलग चीज़ें देखने की जाते, सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता देखने जाते हैं ना, तो क्या है? पर्यावरणीय पर्यटन इसको हम कहते हैं, ठीक है?
वन्य जीव, जैसे वहां पर जीव जंतु बहुत ज्यादा, जैसे शेर वो देखने गया है, बारहसिंघा हमका देखने गए हैं, और भी कह सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं, इनको जो देखने जाते हैं उसको हम बोलते हैं वन्य जीव पर्यटन। अवकाश पर्यटन मतलब समझते हो, ज्यादातर हमारे देश की आबादी अवकाश पर्यटन ही करती है, यानी जब छुट्टी हो जाती है तब लोग घूमने फिरने जाते हैं। होता नहीं, जैसे गर्मी की छुट्टी पड़ना, ठंडी की छुट्टी पड़ना, इस समय जब लोग पर्यटन करने जाते हैं, क्या होता है, अवकाश पर्यटन हम उसको कहते हैं। क्या होता है, अवकाश पर्यटन है। ठीक है। एडवेंचर, जैसे चिकित्सा पर्यटन, तो आप सबको पता होगा कि जब कोई बीमार-उमार हो जाता है, इलाज कराने के लिए जो पर्यटन लोग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अवकाश पर्यटन कहते हैं। ठीक है? यानी आपको छुट्टी, यानी चिकित्सा के लिए जो पर्यटन होता है ना, जैसे बीमार-उमार हो जाते हैं, इलाज कराने के लिए, मैंने बताया था अभी आपको ना। व्यवसाय पर्यटन, व्यवसाय को लेकर के वही है, व्यापार को लेकर के जो लोग पर्यटन करते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं व्यवसाय पर्यटन। राजनीतिक पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन ये जो नेता करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं, जैसे रैली वैली करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, क्या राजनीतिक पर्यटन तो वही है। जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं ना, देखो वो भी तो बहुत सारा जाते रहते हैं ना, वो भी तो करते हैं वही राजनीतिक पर्यटन उनका भी होता है। ठीक है? तो इस तरह पूरा पैटर्न में इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें आपसे पूछा ज़रूर जा सकता है, इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, जो-जो मैंने बताया है। इसको अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 जो आपका ना, ये भी लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, अगले में जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? देखिएगा चैप्टर नंबर 3 क्या है? मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन। ठीक है? तो इसमें जो आपसे पूछेगा पर्यटन में मानव विज्ञान यानी एंथ्रोग्राफी क्या होती है? खास तौर से अगर हम बात करें जैसे पर्यटक स्थल क्या होता है? पर्यटक स्थल मतलब हम उसको बोलते हैं कि जहाँ पर लोग घूमने-फिरने जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पर्यटक स्थल। जैसे अगर मान को जैसे भाई मान तुम ताजमहल देखने गए हो, तो पर्यटक स्थल हो जाएगा। जैसे मान लो तुम कश्मीर गए हो, वो पर्यटक स्थल हो जाएगा। ठीक है? मान लो तुम गोवा गए हो, ठीक है? या रामेश्वरम गए हो, बद्रीनाथ गए हो, केदारनाथ गए हो, वैष्णो देवी गए हो, अमरनाथ गए हो, उस हमारा क्या हो जाएगा पर्यटक स्थल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं पर्यटक स्थल। दूसरा क्या होता है पर्यटक किसे कहते हैं या अतिथि क्या होता है? पर्यटक होता है कि जो घूमने फिरने गया है। जैसे अगर मैं कश्मीर गया हूँ तो मैं पर्यटक हूँ, साथ में अतिथि हूँ। क्या हूँ? पर्यटक को ही अतिथि बोला जाता है, भाई मेहमान। ठीक है? अगला क्या था मेज़बान क्या होता है? मेज़बान या मूल निवासी का था। जैसे मान लीजिए कि आगरा है। क्या है? आगरा है। आगरा में ताजमहल है, ठीक है? और आगरा के पास ही मेरा घर है। क्या है? आगरा के पास ही मेरा घर है और मैं कश्मीर में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ भाई मेरे? कश्मीर में और मैं कश्मीर से निकल कर के आगरा गया। तो मैं जो कश्मीर से गया हूँ, जो आदमी कश्मीर से गया है, क्या हो जाएगा? मेहमान हो जाएगा या अतिथि हो जाएगा या पर्यटक हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे? अतिथि या पर्यटक बोलेंगे। और जो आगरा में रहता है वो क्या हो जाएगा? वो मेज़बान या मूल निवासी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि तुम चीन गए हो, चीन में घूमने-फिरने गए, तो चीन के लोग क्या हो जाएँगे? वह मेज़बान हो जाएँगे या कह सकते हैं मेहमान या मूल निवासी होंगे और तुम कौन बनोगे? तुम अतिथि या पर्यटक कहलाओगे। ठीक है? और पर्यटक स्थल क्या होता है? जहाँ घूमने-फिरने गए हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यटक स्थल कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर अगला देखो क्या है? तीर्थाटन। तीर्थाटन का मतलब होता है कि जब हम किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं। ठीक है? या तीर्थाटन मतलब यात्रा करना। पर्यटक तो होता है घूमना-फिरना हो गया, लेकिन तीर्थाटन क्या होता है? यात्रा करना। ठीक है? जैसे मान लो तुमको भाई अगर कश्मीर जाना तो भाई यात्रा करके जाओगे ना, ऐसे थोड़ी कि यहाँ बैठे तुरंत वहाँ पहुँच जाओगे, नहीं। तो तुमको यात्रा कर तीर्थाटन, तीर्थाटन को हम उसे जब तीर्थ स्थल जो हमारे हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, साईं बाबा का मंदिर जो है, या बहुत सारे लोग आगरा वो क्या आगरा नहीं वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं वो जिनकी दरगाह है, ठीक है? गरीब नवाज की, ठीक है? वहाँ जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? यही तीर्थाटन है, तीर्थ स्थल है। तो खास तौर से अगर मैं बताऊँ, तो आप सबके लिए जैसे पर्यटक स्थल क्या होता है? पर्यटक और अतिथि क्या होता है? मूल निवासी या मेज़बान क्या होता है? क्योंकि आपसे अगर ये पूछेगा पर्यटन में मानव जाति का वर्णन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसको ध्यान में रखना जो-जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, खास तौर से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ओके? चैप्टर देखिएगा क्या है? चैप्टर नंबर 4 क्या है?
पर्यटन और संस्कृति। देखो पर्यटन और संस्कृति का सिंपल सा मतलब है कि खास तौर से जैसे मान लीजिए आप कहीं पर घूमने-फिरने गए हैं, ठीक है? तो वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो खान-पान है या वहाँ का जो पहनावा है, उसका प्रभाव आप पर कितना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं संस्कृति, पर्यटन या संस्कृति के रूप में हम इसको कहते हैं। यानी पर्यटक अनुभव, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है? और मैं घूमने गया हूँ, जैसे मैं मान लो कि घूमने गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ। कहाँ पर गए भैया? श्रीलंका। तो श्रीलंका मैंने जो वहाँ की सभ्यता देखी, वहाँ का खान-पान देखा, वहाँ का पहनावा देखा और मैंने वहाँ सब देख-ओख लिया है और फिर मैं अपने घर आ गया। वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति देखी है और मैं अपने घर आने के बाद भी वैसे मैं खान-पान, पहनावा या चीज़ों को अगर मैं अपनाता हूँ, इसको बोलते हैं कि पर्यटक संस्कृति। यानी वहाँ की संस्कृति पर आप पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसको बोलते हैं पर्यटक संस्कृति। साथ में पर्यटक संस्कृति उल्टा भी करती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कश्मीर है, कश्मीर को लेकर के मैं बात करूँगा, क्यों कर रहा हूँ देखो, कश्मीर है भाई मेरे, अब मान लो धारा 370 वहाँ से हट गई है, ठीक है? तो बहुत सारा आदमी जाएगा कश्मीर घूमने जाएगा। तो हमारे देश की जो अलग-अलग देशों का कल्चर है, वो क्या होगा कश्मीर में वो भी इम्पैक्ट करता है। क्या करता है? ये दूसरा भी प्रभाव करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके गाँव में कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। क्या है? आपके गाँव में कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ पर विदेश के लोग आ रहे हैं। क्या के लोग आ रहे हैं भाई मेरे? विदेश का आदमी आता है। तो तुम्हारे गाँव के लोग देखेंगे कि वहाँ पर विदेश के लोग आ रहे हैं, कोई कम कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, कोई कैसा बोला, तो तुम्हारे गाँव के लोग क्या होंगे उनसे एक प्रकार से आकर्षित होंगे। वैसा वो भी करना शुरू करेंगे। तो ये संस्कृति जो होती है दोनों तरफ से इम्पैक्ट करती है। यानी जो वहाँ के लोग हैं उन पर भी प्रभाव जमाती है, जो बाहर से लोग घूमने आते हैं, उनका प्रभाव उन पर पड़ता है। ये पर्यटक और संस्कृति दोनों तरफ से एंगल करती है, नहीं कि एक तरफ का ही प्रभाव होता है। ठीक है? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए कि आपका गाँव है, आपके गाँव में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वही मैंने बताया ना और वहाँ पर लोग जो घूमने-फिरने आ रहे हैं, विदेश का लोग आ रहा है या कहीं-कहीं का लोग आ रहा है, तो आपके गाँव के लोगों पर ना जो बाहर के लोग हैं ना उनका एक प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि तुम कहीं पर घूमने-फिरने गए हो, वहाँ की तुमने चीज़ें देखी हैं, उसका प्रभाव अगर आप पे पड़ता है, यही को बोलते हैं हम लोग पर्यटक संस्कृति बोलते हैं। ये क्या होती है? पर्यटक संस्कृति, दोनों पर पड़ता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर घूमने-फिरने गए तो आप पर ही प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई मेरे वहाँ के लोगों पर भी आपका प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है? इसको बोलते हैं पर्यटक संस्कृति। यानी खान संस्कृति क्या होती है? पहले तो समझ लो। यानी जब किसी पर खान-पान, पहनावा, भाषा, रंग, रूप यानी इन चीज़ों का प्रभाव खान-पान है, पहनावा है, रीति-रिवाज है, सभ्यता है, संस्कार है, इन चीज़ों पर जब प्रभाव पड़ता है उसी को हम बोलते हैं संस्कृति। ये पर्यटक संस्कृति यानी किस प्रकार से हमारी कल्चर को, खान-पान को, पहनावा को पर्यटक यानी जो पर्यटन है वो किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही है पर्यटक और संस्कृति है। ठीक है? ये चैप्टर नंबर 4 में रहेगा और इससे आपको एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है चैप्टर नंबर 4 से और इसको भी अच्छे से करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट हो चैप्टर नंबर 5 देखिए रहा है संस्कृति का बाजारीकरण। क्या रहेगा इसमें? संस्कृति का बाजीकरण। खास तौर से इसमें बाजारीकरण आएगा, संस्कृति का बाजारीकरण को लेकर के आएगा। देखो भाई, संस्कृति का बाजारीकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या यानी हमारा खान-पान, हमारा पहनावा और हमारा जो कला है, ठीक है? कला में क्या थी जैसे हमारी शिल्प कला है, शिल्प में जैसे मान लो कि हम लोग लकड़ी का कोई काम करते हैं, ठीक है? या लोहे का, ठीक है? या मान लो कि मिट्टी का कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को हम क्या करते हैं बाज़ार में लेकर ये जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जैसे सिंपल सी बात हो बाज़ारीकरण क्या जैसे मान लो कि आपके यहाँ पर कोई डांस है, नृत्य कला है, ठीक है? जैसे होता नहीं जैसे भंगड़ा होता है, डांडिया होता है, अलग-अलग हमारे अलग-अलग राज्यों में देखोगे तो वहाँ पर कोई न कोई डांस बहुत फेमस है। उसका एक प्रकार से हम मार्केट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं संस्कृति का बाज़ारिक जैसे हमारा खान-पान है, देखते नहीं कि हमारा जो खान-पान है हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं संस्कृति का बाज़ारीकरण या क हमारा जो पहनावा है, ठीक है? यानी जो हमारे यहाँ पर जो पहनावा पहना जाता है, यानी जैसे पैंट-शर्ट हो या कोई भी हमारे यहाँ पर जो पहनावा जैसे पहना जा रहा है, ठीक है? जैसे लहंगा-वहंगा हो या आप जो पहनावा हमारे यहाँ पर जैसे साड़ी है, साड़ी कह सकते हैं, जैसे हमारी कल्चर का पहनावा क्या है, साड़ी है, सूट है। तो भाई साड़ी सूट का जो कल्चर है,
अगर हम वो साड़ी सूट को बेच रहे हैं बड़ी संख्या में, उसको मार्केट में लेकर के आ रहे हैं और एक प्रकार से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, संस्कृति का बाजारीकरण बोला जाएगा। जैसे मान लो कि आपके यहाँ पर मिट्टी के चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मिट्टी के का चीज़ें बनाई जाती हैं, कोई भी आप कप बनाते हो या कुल्हड़ बनाते हो, उसको एक प्रकार से अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, क्या हो जाएगा, संस्कृति का बाज़ारीकरण के उस कैटेगरी में आता है। ये क्या है? इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, संस्कृति का, यानी आप अपने कल्चर का, खान-पान का, पहनावे का क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उसकी मार्केटिंग कर रहे हो। बाज़ार में उसको ले जाकर के एक प्रकार से पैसे कमाने के उद्देश्य से आप उसको बाज़ार में बेच रहे हैं। वही होता है संस्कृति का बाजारीकरण, ठीक है? जैसे होता नहीं कि जैसे तुम सब सूरज कुंड मेले में जाओगे, जैसे देखने जाओगे सूरज कुंड का मेला जो लगता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अगर जाओगे ना, बहुत सारे देशों के अलग-अलग लोग आएँगे, अलग-अलग अपनी चीज़ें बना कर के। बहुत सारे लोग आएँगे, चीनी मिट्टी की चीज़ें बना कर के ले आते हैं, ठीक है? कुछ लोग लोहे का, लकड़ी का, ठीक है? धातु का, एल्युमीनियम है, ठीक है? और भी कई सारे पीतल हैं, इन चीज़ों की बनाई हुई चीज़ें वहाँ पर खूब मिली। जैसे लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हुई बनाई मिलती हैं, ठीक है? या लोहे की या चीनी मिट्टी की बहुत सारे बर्तन, चीज़ें जो कलाकृतियाँ हैं, वो बनाई हुई मिलती है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। यही क्या है, संस्कृति का बाज़ारीकरण होता है। जैसे हमारा खान-पान हो, हमारा खान-पान कोई हमारा एक हमारा ट्रेडिशन का है, हमारी संस्कृति का कोई खान-पान हो, उस खाने की चीज़ों को अगर हम मार्केट में बेच रहे हैं या प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं, वही क्या होता है, संस्कृति का बाज़ारीकरण होता है और उसी को क्या बोला जाता है, संस्कृति का बाज़ारीकरण कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, खास तौर से आपका जो चैप्टर नंबर 5 है। ज़रूर आ सकता है, संस्कृति का बाज़ारीकरण को लेकर के क्वेश्चन आने की 100% संभावना है और एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा इस चैप्टर में से, ठीक है? देखिएगा चैप्टर नंबर 6 क्या है? पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ठीक है? तो इसमें खास तौर से राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? देखो, पर्यटन पर राजनीति का और आर्थिक का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है? तो खास तौर से अगर हम बात करें पर्यटन का, तो भाई राजनीति पर भी राजनीतिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। देखो एक चीज़ बताऊँ, जैसे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो हमारे देश में जैसे जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है या अगर आगरा का ताजमहल की बात करूँ, तो इसमें हमारी जो सरकार है, क्या है? हमारी जो सरकार है या हमारा जो प्रशासन है, वह भी सोचता है कि हमारा पर्यटन बढ़े। क्या बढ़े? हमारा पर्यटन बढ़े। ये हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है, जो राजनीति है, वह भी पर्यटन को बढ़ाना चाहती है। किस लिए बढ़ाना चाहती है? ताकि एक प्रकार से हमारी सरकार को आर्थिक लाभ हो। क्या हो? आर्थिक लाभ हो ना। हर देश चाहता है ना, अगर मैं बताऊँ जैसे बहुत सारे देश हैं, अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में, अगर आप देखोगे जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो उस देश का जो पूरा जीडीपी है या उस देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वह पर्यटन पर ही निर्धारित होती है। वहाँ राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण है, इन लोग सोचते हैं कि एक प्रकार से हम लोग इतना पर्यटन बढ़ाएँ कि हमें पर्यटन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और बहुत ज़्यादा वो लोग क्या चाहते हैं, प्रॉफ़िट लेने का प्रयास करते हैं। क्या चाहते हैं? प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आप देखोगे ना, जो ताजमहल है, क्या है? ताजमहल है। भाई ताजमहल को अगर बात करूँ ना, यूपी सरकार को, यानी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार को कह सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे राजस्थान में बहुत सारे धरोहर हैं, ठीक है? या कह सकते हैं कि बहुत सारे वहाँ पर राजाओं-महाराजाओं के किले हैं। ये राजस्थान में बहुत सारे सर लोग, इसको मतलब लिखने में ठीक कैसे है? लिखेंगे? थोड़ा इस वे में बता दो, जैसे इसकी भूमिका। आप देखेंगे ये प्रकार से राजनीतिक रूप से हम इसको क्या करते हैं, एक प्रकार से बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमको आर्थिक लाभ हो सके। ठीक है? चलिए इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण का अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है? खास तौर से अगर हम लोग पर्यटन की बात करें, तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा। इसमें जो है देखो, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? देखिएगा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक बलों और शक्तियों के अध्ययन का शामिल है, जिसमें बाजार के लिए वस्तुओं के उत्पादन की प्रतिक्रिया और इसे विभाजन, संघर्ष, असमानताएँ होती हैं। जैसे आप बात करोगे कि खास जो हमारी राजनीति होती है, वह आर्थिक बलों पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करती है। राजनीति एक प्रकार से क्या करती है कि हमें किसी चीज़ से कितना प्रॉफ़िट हो रहा है या कितना लाभ हो रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। इस दृष्टिकोण की जड़ें औद्योगिक क्रांति के
बदलाव के दौर में शुरू हुई। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान सर पश्चिमी थोड़ा आराम से पूंजीवाद बताओ, की मैं लिख विकास रही हूँ। उत्पन्न जिस रूप में देखते हैं, देखिएगा इसमें से हम राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो कह रहा है कि राजनीतिक जो आर्थिक दृष्टिकोण है, अगर आप देखो जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था होती है वह एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो आर्थिक बलों पर सबसे ज्यादा बल देती है। ठीक है, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई भाई, अगर हम बात नहीं जैसे यूरोप यूरोप में देखोगे औद्योगिक क्रांति हुई जिससे बहुत सारा बदलाव हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में पूंजीवाद आया और विकास हुआ। अपने शुरुआती दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन जैसे कि इसके संस्थापक डेविड स्मिथ, रिकॉर्डो जैसे ने औद्योगिक समाजों के संगठित सामाजिक में पूंजीवाद के प्रभाव पर प्रकाश डाला। वह धन के उत्पादन और संचयन यानी अर्थव्यवस्था और वितरण राजनीतिक आयामों से चिंतित थे। तो खास तौर से अगर हम बात करें, देखिए जब 18वीं 19वीं शताब्दी में देखो ना, जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में बड़े बड़े उद्योग लगे, बड़े बड़े व्यापार लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, तो उससे क्या हुआ, एक प्रकार से पूंजीवाद आया। क्या आया? पूंजीवाद आया। पूंजीवाद क्या होता है कि पैसे का कुछ लोगों के हाथ में चला जाना, यानी पूरा सबको फायदा नहीं। पूंजीवाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूंजीवाद क्या बताता है कि उससे कुछ बड़े बड़े चंद पूंजीपति लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, उनको ही फायदा हो रहा है। ये क्या बताता? पूंजीवाद। और खास तौर से जब उद्योग धंधे लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगी खास तौर से यूरोप में, तब वहां पर पूंजीवाद है, यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी। बाद में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने सामाजिक वर्गों में धन के वितरण पर ध्यान केंद्रित करते राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान। देखो खास तौर से जब पूंजीवाद आया और जब बड़ी-बड़ी कंपनी लगी, इंडस्ट्री लगी और कुछ जो पैसा था वह कुछ चंद पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथों में गया, तो आगे चल करके सामाजिक वर्ग में ये जो गरीब वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कह सकते कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो हैं, इन लोगों ने धन के वितरण पर सवाल खड़े किए कि भाई समाज में जो पैसा है, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं के पास जा रहा है, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक अर्थशास्त्री जटिल परिवर्तनशील आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शक्तियों के अध्ययन करते हैं, जो घरेलू अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संगठन और गतिशील को आकार देते हैं। पर्यटन विकास के संदर्भ में पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए अध्ययनों से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं रखा गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यटन का मूल अध्ययन संस्कृति, सौंदर्य और आर्थिक आयामों पर केंद्रित है। देखो पर्यटन जो होता है ना, उसका जो पूरा ध्यान है ना, उस संस्कृति पर, सौंदर्य पर और आर्थिक आयामों पर केंद्रित है। सभी मानव स्थितियों में निहित शक्ति समीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखो एक चीज बताऊं, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पर्यटन होता है, भाई मेरे पर्यटन पर, सौंदर्य पर, किस पर? सौंदर्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो पर्यटन होता है कि वहां पर्यटन, जैसे वहां तुम लोग कहीं पर घूमने फिरने गए हो, तो वह स्थल कितना सुंदर है, या वहां की संस्कृति कैसे है, या आर्थिक आयाम है, इन्हीं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था ही बता रही है पर्यटन की कि पर्यटन, कोई भी पर्यटक स्थल हो तो वहां की सुंदरता कितना है, या वहां की संस्कृति क्या है, और वहां उससे आर्थिक लाभ क्या होता है। इन्हीं चीजों, तीन चीजों से राजनीतिक ध्यान रखती है। ठीक है, ये जो हमारा पॉलिटिक्स है, जो हमारी जो राजनीति है, उसको तीन चीजों से लाभ, तीन चीजों से मतलब है पर्यटन से। पर्यटन कितना सौंदर्यीकरण उसका करवाना, जैसे मान लीजिए कि आगरा का ताजमहल है, ठीक है, तो हमारी जो सरकार होगी ना, आगरा का पूरी तरह सौंदर्यकरण करवाएगी ताकि लोग वहां पर खूब घूमने फिरने आए। दूसरा, हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। जैसे मान लो कि भाई लोग आगरा में घूमने फिरने आ रहे हैं, तो लोग आगरा की चीजों को देखेंगे, वहां के लोग, उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। दूसरा क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। राजनीति को पर्यटन से क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए। राजनीति पर्यटन के लिए तीन काम करती है। पहला काम क्या करती है? वह उसका सौंदर्यकरण करेगी। जैसे मान लो राजस्थान की सरकार है, तो राजस्थान में जहां लोग घूमने फिरने आ रहे हैं, उन चीजों का क्या करेगी? सौंदर्यकरण करेगी, उसको बहुत अच्छा बनाएगी, जो बहुत बेहतर बने, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने आए। और दूसरा क्या करेगी? अपनी सभ्यता संस्कृति का क्या करेगी वहां की सरकार? उसका प्रचार प्रसार करेगी। क्या करेगी? खूब सारा प्रचार प्रसार करेगी। तीसरा क्या होता है? उससे उसको लाभ क्या होगा? यानी इन्हीं चीज, तीन चीजों का, यानी उससे उसको लाभ क्या हो रहा है? इन्हीं तीनों लाभों को देखती है। ठीक है, इसको बोलते हैं राजनीतिक आर्थिक आयाम। क्या बोले जाते हैं
कि राजनीतिक आर्थिक आयाम ये बताता है कि पर्यटन में राजनीतिक आर्थिक आयाम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला सौंदर्यकरण, यानी जो सरकार होती है पर्यटक स्थलों का क्या करती है, खूब सारा सौंदर्यकरण करवाएगी, उनको अच्छा करवाएगी, बेहतर करवाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या आएँ, घूमने-फिरने आएँ। दूसरा, वहाँ अपनी सभ्यता संस्कृति क्या करेगी, प्रचार-प्रसार करेगी। ठीक है? तीसरा क्या? उसको वहाँ से कितना लाभ हो रहा है, आर्थिक आधार पर कितना पैसे मिल रहा है, इन्हीं तीनों चीज़ों पर क्या करती है राजनीतिक आर्थिक आयाम जो होता है, पूरा निर्भर करता है। ठीक है? राजनीतिक तौर से। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ख़ास तौर से जब भी आपसे पूछेगा पर्यटन और राजनीति क्या है? तो पर्यटन और राजनीतिक यही है कि किस प्रकार से हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट या हमारी राजनीति जो है, पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और पर्यटन को राजनीति इसलिए बढ़ावा देती है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। क्योंकि पर्यटन एक प्रकार का उद्योग बन गया है, इंडस्ट्री बन गई है। क्या है? पर्यटन एक प्रकार का उद्योग है और हमारी सरकारें जो हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको आर्थिक लाभ खास तौर से अगर आप बात देखेंगे, पर्यटन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे बढ़ावा दे खास तौर से अगर आप देखोगे जब से वैश्वीकरण हुआ है, जब से वैश्वीकरण हुआ अगर आप देखोगे एक प्रकार से तब से पर्यटन को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। तो भाई देखो किसी देश की अर्थव्यवस्था में देखोगे तो पर्यटन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और वैश्वीकरण से तो पर्यटन को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जब से देखो वैश्वीकरण हुआ है या कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन हम जिसको लोग बोलते हैं, वैश्वीकरण ने एक प्रकार से किया कि पर्यटन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। भई अब किसी देश का आदमी कहीं पर भी घूमने-फिरने जा सकता है, कोई रोक-टोक नहीं है और आसानी से जा सकता है। अगर आप आज देखेंगे, आज तो जो अगर ख़ास तौर से अगर आप देखोगे जो टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है? टूरिस्ट वीज़ा जो होता है सबसे जल्दी बनता है। सबसे आसानी से जो वीज़ा इस टाइम बना पूरी दुनिया में है टूरिस्ट वीज़ा। आप कहीं पर टूर करने जा रहे हैं, तुरंत बन जाएगा। बल्कि कोई स्टडी वीज़ा है या जॉब का वीज़ा है, बहुत समय लगता है उसको बनने में, बनता ही नहीं, बड़ा टाइम लगता है। उसमें तो लोग वेटिंग में खड़े हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा फट-फट बन रहा है, ठीक है? और ख़ास तौर से जब से वैश्वीकरण हुआ, तब से कह सकते हैं कि जो पर्यटन है, उसको तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, ठीक है? और वैश्वीकरण ने पर्यटन को बढ़ावा दिया और जैसे-जैसे वैश्वीकरण से पर्यटन बढ़ा, तो राजनीति और जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको आर्थिक आधार पे अगर आप देखोगे, तो बहुत बड़ी लेवल पर कह सकते हो कि उसका भी फ़ायदा पहुँच रहा है, उसका भी लाभ पहुँच रहा है। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है और इससे आपको एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन कह सकते हो कि ज़रूर देखने को मिल ही सकता है। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देख लेते क्या है चैप्टर नंबर 7 पर्यटन बनाम धरोहर स्थल। तो इसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे तो धरोहर स्थल बहुत पूछा जाता है। इसमें जो है ना 7.3 पर्यटन बनाम हेरिटेज स्थल क्या है? यानी कौन-कौन से हेरिटेज स्थल हैं? उनको कई बार पूछा जाता है और धरोहर स्थल अगर मैं बात करूँ तो खास तौर से हमारे जो इतिहास की धरोहर है, ठीक है? ऐतिहासिक कोई चीज़ है, कोई धार्मिक चीज़ है, ठीक है? कोई हमारी सांस्कृतिक चीज़ है, ठीक है? जो हमारी विरासत है, एक शब्द आता है विरासत। विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उनको हम क्या बोलते हैं धरोहर स्थल। जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है? या धार्मिक में देखोगे जैसे मंदिर हैं, ठीक है? जैसे अगर आप बहुत सारे हमारे मंदिर हैं। दूसरा अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ठीक है? ये सारे जो मंदिर हैं, ये हमारे क्या धरोहर स्थल हैं। यहाँ पर भी तो लोग घूमने-फिरने आते हैं, देखते नहीं? धरोहर स्थल। उसी प्रकार से अगर अंतर्राष्ट्रीय धरोहर होती है और राष्ट्रीय धरोहर भी होती है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय। ज़्यादातर तो राष्ट्रीय धरोहर को ज़्यादातर इसमें बात की जाती है। राष्ट्रीय धरोहर वही होती है कि एक प्रकार से सरकार ने उसको संरक्षण दे दिया है। क्या कर दिया है? जैसे अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय जैसे भगत सिंह का घर है, पंजाब सरकार के अंडर में है, ठीक है? और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो जलियांवाला बाग है राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है? भारत सरकार उसका संरक्षण करती है। तो ऐसे हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है? ये हमारी जो सांस्कृतिक अगर कोई स्थल है, ठीक है? ये क्या होती है धरोहर स्थल में आती हैं, जहाँ पर लोग कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में घूमने-फिरने आते हैं, ठीक है? यानी एक प्रकार से वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आम पब्लिक नहीं है। उसका जो पूरा कंट्रोल है, वो हमारी सरकार कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है। धरोहर स्थल में खास तौर से ये रहेगा कि उसका जो रख-रखाव एक शब्द आता है, उसका रख-रखाव या उसका जो संरक्षण है, वह सरकारी हो गया है, ठीक है? सरकार के अंडर में आ गया है। वो किसी यानी सार्वजनिक नहीं रहेगा यानी अब क्या पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट करती है उसका वही होती है हमारी धरोहर स्थल
जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है? वो सारे क्या है धरोहर स्थल में। इसमें धार्मिक भी आते हैं और धरोहर स्थल में ज़्यादातर ऐतिहासिक स्थल ज़्यादा हैं, ठीक है? कौन से स्थल ज़्यादा है? ऐतिहासिक स्थल सबसे, क्योंकि धार्मिक स्थल जो होते हैं ज़्यादातर वो एक प्रकार से ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। वो ट्रस्ट देखता है, जैसे मंदिर-वंदिर के ट्रस्ट होते हैं, वो देख-रेख करते हैं। ज़्यादातर जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो सारी हमारी धरोहर, वैसे धार्मिक भी चीज़ें जो है वो भी धरोहर स्थल में आती हैं, ठीक है? या कोई पर्यावरणीय या एनवायरनमेंट को लेकर के कोई धरोहर है, जैसे मान लो दर्रा-वर्रा है, कोई नदी-वदी है, नदी भी धरोहर स्थल में, जैसे नदियाँ भी हमारी धरोहर ही हैं, ठीक है? जो नदियाँ, जो हमारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये सब भाई मेरे सारे धरोहर हैं, ठीक है? इनको भी लोग देखते नहीं, लोग देखने-उखने आते हैं ना, क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं धरोहर स्थल, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इससे भी आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक? हम्म। क्या है? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जो रहेगा मूर्त और अमूर्त धरोहर, ठीक है? और अगर मैं मूर्त और अमूर्त धरोहर की बात करूँ तो खास तौर से इसमें जैसे सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है? तो सांस्कृतिक धरोहर में जो आपसे पूछेगा कला जो होती है, जो हमारी कलाएँ होती है, सांस्कृतिक धरोहर में आती है, जैसे शिल्प कला है, ठीक है? ये जो कलाएँ होती हैं, जैसे मान लो कि भाई जैसे कलाओं में अगर आप कह सकते हैं, जैसे लकड़ी का कोई कला है या मिट्टी की है, ठीक है? या लोहे की है, अन्य प्रकार से आती है। दूसरा कह सकते हैं जो हमारे उत्सव हैं, ठीक है? सांस्कृतिक में जो उत्सव होते हैं, उत्सव में कह सकते हैं कि जो हमारे जो रीति-रिवाज हैं, ठीक है? जो हम मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, ठीक है? जो हमारी कोई भी हमारा त्योहार है, वो किस में से हैं? उत्सव जो होते हैं वो सांस्कृतिक धरोहर में होते हैं। खान-पान जो होता है, वो भी क्या होता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जैसे कहीं का कोई खान-पान है, वह भी क्या होता है, सांस्कृतिक धरोहर में। तो सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आ सकता है, इसको ज़रूर देख लेना। खास तौर से इसमें सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त और अमूर्त का मतलब, मूर्त धरोहर वह होती हैं, जो हमको दिखाई देती हैं। मूर्त धरोहर में अगर मैं बात करूँ, जैसे ताजमहल, ठीक है? जो हमको भी दिखता है, ठीक है? ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है? फिर लाल किला है, ठीक है? ये क्या है? सारा मूर्त धरोहर है। जैसे हमारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, पर्वत-वर्वत हैं, क्या है? ये सब मूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर क्या होंगी? अमूर्त यानी जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, ऐसी कौन-कौन सी धरोहर हैं? जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है? जैसे होली, दिवाली, ठीक है? क्या है? अमूर्त धरोहर हैं सारी, अमूर्त धरोहर में। सब क्या आ जाएगी? ये अमूर्त धरोहर में हमारी आती हैं। जैसे रीति-रिवाज हैं, उत्सव हैं, खान-पान है, ये सब क्या होगा? एक प्रकार से किस में आएगी? अमूर्त धरोहर में, यानी जो हमको दिखाई नहीं देती हैं। धरोहर हैं लेकिन दिखती नहीं है, मनाई, अरे 26 जनवरी किसी को दिखती है? 15 अगस्त किसी को दिखता है? होली दिवाली किसी को दिखती है? नहीं दिखती भाई। वो सिर्फ क्या होती है? अमूर्त है, दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी वो हमारे क्या धरोहर स्थल है ना, तो इस प्रकार से क्या एक टेबल बनाना है। इधर लिखना मूर्त धरोहर और इधर लिखना अमूर्त धरोहर, लिख दिया ना। और फिर उसके बाद मूर्त और अमूर्त धरोहर जो लिख रखा है, उन्हीं को एक एक हेडिंग बनाओ और उनको एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करते चले जाओ। वैसे एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 से ढाई पेज ही एग्जाम में लिखना रहता है, इससे ज्यादा तो लिखना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चैप्टर नंबर 8 में है या तो मूर्त और अमूर्त धरोहर पूछेगा या सांस्कृतिक धरोहर पूछेगा। यही दो क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यही दो चीजें आपसे एग्जाम में खास तौर से पूछी जा सकती हैं, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। जो देखिएगा चैप्टर नंबर 9 क्या है? पर्यावरणीय पर्यटन। पर्यावरणीय पर्यटन का मतलब होता है, यानी जब हम पर्यावरण के को लेकर जब पर्यटन किया जाता है, खास तौर से जैसे जैसे मान लीजिए भाई मेरे, हम लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, ठीक है? तो कश्मीर में क्या है, हम पर्यावरण की सुंदरता को देखने जा रहे हैं ना। जैसे झील है, नदी है, झरना है, पहाड़ है, पर्वत है, बर्फ बर्फ देखने जो रहा है लोग, क्या है, ये पर्यावरणीय पर्यटन है। जैसे गोवा लोग जाते हैं तो वहां पर बीच देखने जाते हैं, वो क्या है, वह पर्यावरणीय पर्यटन की कैटेगरी में आता है। ये जब हम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कहीं पर पर्यटन करते हैं, तो क्या होता है, वह पर्यावरणीय पर्यटन की कैटेगरी में ही आता है। यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वह पर्यटन होगा, वह क्या होगा, पर्यावरणीय पर्यटन की कैटेगरी में हम उसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है? इसमें से हम लोग देख लेते हैं, जैसे खास तौर से पर्यावरणीय पर्यटन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा इसको 9.2 देख लेते हैं, सशक्तिकरण और अशक्तिकरण, ठीक है? ये आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कोडिंग, ठीक है? सशक्तिकरण और अशक्तिकरण, ठीक है? देखिएगा, सशक्तिकरण क्या था,
असक्तिकरण देखिएगा, पर्यावरणीय पर्यटन द्वारा उन सेवाओं और आवासों का उपयोग करने की संभावना है जो स्थानीय निवासियों में स्वामित्व है। यह सुनिश्चित करता कि स्थानीय अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यावरणीय पर्यटन निम्नलिखित को पूरा करने में सक्षम। देखो, खास तौर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी पर्यटन होता है, ठीक है भाई, सशक्तिकरण करने का मतलब क्या है कि पर्यटन से स्थानीय लोगों को लाभ हो। क्या कर रहे हैं? सशक्तिकरण का मतलब है कि कहीं पर अगर कोई पर्यटक स्थल है, क्या बोला हूँ, कहीं पर अगर कोई पर्यटक स्थल है, कोई पर अगर कोई पर्यटन है, तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थानीय जो चीजें हैं, ठीक है, स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है, उसको लाभ हो, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि सिंपल सी बात है, कोई पर्यटक स्थल है, आस-पास लोगों को आस-पास लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट खराब हो रहा, क्या होगा? वो तो असक्तिकरण हो जाएगा ना। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जो भी पर्यटन है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको लाभ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा करना, जैसे मान लो कि आपके गाँव में भैया कोई पर्यटक स्थल है, ठीक है? तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को लाभ कब होगा? जब भाई वहाँ का पर्यावरण की सुरक्षा हो, ठीक है, स्थानीय संस्कृति वस्तुओं को लाभ हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, नहीं, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई पर्यटक स्थल हो, तो वहां उस पर्यटक स्थल की वजह से वहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, उस वजह से हमारी एक प्रकार से इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो, वहां के जो समुदाय हैं, वहां के जो लोग हैं, वो सशक्त हों, ठीक है, या वहां की संस्कृति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। इसी को तो बोलते हैं पर्यावरण से सशक्तिकरण होना। असक्तिकरण मतलब समझते हो कि जब मान लो कहीं पर कोई पर्यटक स्थल हो, वहां पर प्रदूषण फैल रहा है, या वहां पर आकर के लोग गंदगी कर रहे हैं, या वहां की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, यही है असक्तिकरण होना। यही इसी को हम क्या बोलते हैं? असक्तिकरण इसी को बोला जाता है, ठीक है। असक्ति सशक्तिकरण का मतलब कह सकते हो कि जब किसी पर्यटक स्थल से वहां के स्थानीय लोगों को लाभ हो रहा है, वहां का इन्वायरमेंट सुरक्षित है, सेव है, ना तो वहां पर गंदगी फैल रही है, ना तो वहां पर पर्यटक स्थल से कोई बीमारी फैल रही है, या वहां के जो लोग हैं, वहां की जो चीजें हैं वो बिक रही हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है, ये तो होगा पर्यावरण का सशक्तिकरण हो जाता। और पर्यावरण का असक्तिकरण का मतलब होता है कि कहीं पर कोई पर्यटक स्थल हो, तो उससे वहां के लोगों को ना तो लाभ हो रहा है, बल्कि उल्टा वहां के इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। यानी वहां पर जो लोग पर्यटन करने आ रहे हैं, वहां पर गंदगी फैला रहे हैं, वहां पर प्रदूषण कर रहे हैं, ये क्या है? असक्तिकरण हो जाएगा। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि हम किसी चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट बोलते हैं ना, यानी किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे वहां के लोगों को लाभ हो रहा। असक्तिकरण का मतलब वहां लाभ नहीं हो रहा, बल्कि हानि हो रही, बल्कि क्या हो रहा भैया? घाटा हो रहा। इसी को हम क्या बोलते हैं? असक्तिकरण कहते हैं, ठीक है। जब हानि होना, राजनीतिक सशक्तिकरण, जिस राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब होता है कि वहां राजनीतिक रूप से अगर वहां पर कोई किसी प्रकार का लाभ होता है, उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। स्थानीय समुदाय की आवाजें, चिंताओं और वैचारिक मंच को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरणीय परियोजनाओं को विकास के लिए मार्गदर्शन कराने में सक्षम होना चाहिए। एक समुदाय के भीतर विविध, यानी राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब वहां की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको लाभ हो रहा है, या वहां की जो आवाज है, स्थानीय लोगों की जो चिंताएं हैं, जो आवाज है, वह राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है, ठीक है। उसको बोलते हैं राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण। जैसे मान लो कहीं पर अगर कोई पर्यटक स्थल है, ठीक है, उस पर्यटक स्थल से वहां के समाज को अगर लाभ पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। यानी वहां के लोगों को भाई वहां के पर्यटन बढ़ने से नौकरी मिल गई है, वहां पर उन लोगों ने दुकान खोल लिया है, या लोग वहां पर आत्मनिर्भर हो गए हैं, क्या होगा? इसी को बोलते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। जैसे मान लो आपके गांव में कोई पर्यटक स्थल है, तो उस पर्यटक स्थल होने से आपका समाज में बदलाव आया है, इसको बोलते हैं सामाजिक सशक्तिकरण हो जाना, ठीक है। और आर्थिक मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का मतलब यानी एक प्रकार से आपको मनोवैज्ञानिक लाभ हो। क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक, आप में समाज की भलाई की भावना आए, ठीक है, आप में आत्मसम्मान आए, ठीक है, इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एक चीज बताता है कि अगर देखो, सशक्तिकरण यहाँ पर ये बता रहा है कि वहां पर उस चीज का क्या हो रहा है? अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट, यानी कह सकते हो लाभ पहुंच रहा है। क्या हो रहा है? आप उससे लाभ ले रहे हैं, या आप उससे क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं लाभ पहुंच रहा है, ठीक है।
आसक्तिकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल हो, उससे आपको लाभ नहीं पहुँच रहा है, बल्कि वहाँ से वहाँ पर हानि हो रही है, बल्कि वहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है या वहाँ पर जैसा समाज में गंदगी फैल रही है या वहाँ पर धूम्रपान हो रहा है या वहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं ना, लोग बाहर के लोग आकर के वहाँ पर गंदगी कर रहे हैं। ये आसक्तिकरण की कैटेगरी में आ जाएगा। सशक्तिकरण कैटेगरी में आ गया कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, उन लोगों को वहाँ के जो स्थानीय लोग उनको लाभ पहुँच रहा है। अगर लाभ नहीं पहुँच रहा है, वो आसक्तिकरण की कैटेगरी में क्या हो जाता है? आ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, ठीक है? और ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ठीक है? चैप्टर नंबर 9 से अगर बात है केस स्टडी आता नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज तक कभी भी जब एग्ज़ाम हुआ केस स्टडी कोई भी पूछी नहीं गई है, तो केस स्टडी आने की संभावना नहीं रहती है। अगर मान लो कोई केस स्टडी आ भी गई, वैसे भी आपके एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से हमको 5 ही लिखना है। अगर मान लो बाय चांस मान लिया भाई मेरे कोई केस स्टडी आ ही गई, तो हम लोग स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली को बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। ठीक है? क्योंकि कम समय में हमें पूरा कंप्लीट करना रहता है ना, तो अगर हर चीज़ को करेंगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। तो सिर्फ़ हम लोगों को इम्पोर्टेंट अगर करेंगे, तो उससे क्या होगा हमें ज़्यादा लाभ रहेगा। ठीक है? अब चलते हैं आखिरी चैप्टर बच गया उसको भी कर लेते हैं। ठीक है?